इंडिया में एक ये है कि नॉर्मल कब होगा हमारा। नॉर्मल इज एन इल्यूजन। व्हाट इज नॉर्मल फॉर अ स्पाइडर इज अ क्योस टू अ फ्लाई। मोबाइल देखने से ऑटिज्म आ रहा है। आजकल टर्म भी चल रहा है वर्चुअल ऑटिज्म, बट उसमें क्या है ना कि इट कैन बी अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। क्या हमारी सोसाइटी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब वो एक्सेप्ट करती है, इंक्लूसिव है? कि ऑटिज्म को पहचाना कैसे जाए। तो ऑटिज्म के जो फीचर्स होते हैं नॉर्मली 18 मंथ्स ऑनवर्ड्स थोड़ा पता चलने लगते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे कि किस लेवल पे जाके वो ADHD की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है। ADHD में दे फाइंड इट डिफिकल्ट जब आप चाहते हो कि बच्चा बैठे। दे वर नॉट इवन रिकॉग्नाइजिंग देयर पेरेंट्स। मम्मी को भी नहीं पहचान रहे थे। 2 बच्चों ने उनमें से ओलंपियाड दिया है एंड एक बच्चा स्कूल टॉपर है ओलंपियाड में, वर्ल्ड वाइड उसका 5th रैंक है और एक बच्चे का वर्ल्ड वाइड 6th। बच्ची सिर्फ और सिर्फ खाने पर रिस्पॉन्ड करती थी और किसी चीज़। दे आर गोइंग टू सम XYZ सेंटर फॉर स्पीच थेरेपी। तो मैं वहाँ तो 9वीं 10वीं के बच्चे भी बस उन्हें बता दिया ये कराओ प्लीज़। क्या बात कर रहे हो? एक सेंटर पे 5 पेरेंट्स आ रहे हैं सेशंस लेने के लिए। उनमें से एक पेरेंट ने खुद को अच्छा यही कराना है। 7 किलो का वजन डाल के उसको व्हील बैरो इस टाइप की हम लोगों ने लेग्स पकड़ा है बच्चे का एंड द चाइल्ड इज वॉकिंग ऑन द हैंड। बच्चे का खुद का उसके ऊपर उसके 7 kg। तो कितना आज हमारे पास गेस्ट हैं डॉक्टर रितिका मित्तल, जो कि एक ऑटिज्म स्पेशलिस्ट और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। व्हाट डू यू थिंक कि क्या हमारी सोसाइटी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब वो एक्सेप्ट करती है, इंक्लूसिव है, या अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है? क्योंकि केसेस बहुत आ रहे हैं, हर फैमिली में कोई ना कोई नोन बच्चा होता है विद स्पेशल नीड्स। तो यस, अवेयरनेस की वजह से एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस बढ़ रहा है। और क्योंकि जो नॉर्मल स्कूल्स हैं हमारे उनमें भी अभी 25% बच्चों को हर क्लास में 4 से 5 बच्चे उनको विद स्पेशल नीड्स रखना है। तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं वो उनके लिए इंक्लूजन हो रहा है, बट येस स्टिल वी आर वेरी फार टू अचीव द गोल। बट हाँ, जो बाकी उनके क्लासमेट्स हैं वो बहुत अच्छे से उनका केयर करते हैं। आई हैव सीन दिस इन मैनी स्कूल्स। सो इट्स ऑल अबाउट के स्कूल अपने बच्चों को, जो हमारे अपकमिंग अडल्ट्स हैं, उनको किस तरह से तैयार करता है उन बच्चों के लिए या उन स्पेशल नीड्स पॉपुलेशन के लिए। इट डिपेंड्स। तो ये सिनेरियो सिर्फ Tier 1 सिटीज़ का है या Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में इतनी अवेयरनेस नहीं है? तो क्या वहाँ पर भी इतना ही इंक्लूजन आपको दिखता है? वहाँ पर अवेयरनेस Tier 2 सिटीज़ में फिर भी अवेयरनेस है, बट हाँ Tier 3 सिटीज़ में आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा अवेयरनेस है। और वहाँ पर इंक्लूजन ऐसा नहीं है जैसा Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़ में है। ओके, तो क्या इसका क्या रीज़न है? ऐसा क्यों है कि लोग इसको नहीं कर पाते? क्योंकि जैसे मुझे भी थोड़ा सुनने में कई जगहों पे आता है, लोग पहले तो शायद इसको छुआछूत की बीमारी भी कई एक्सट्रीम केसेस में मान के चलते हैं। मतलब आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ऑटिज्म, मे बी ADHD, एंग्जाइटी और इन सब के लिए अगर हम देखें तो जहाँ भी थोड़ा सा नॉर्मल से हट के न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चा होता है, उसको बहुत सारे लोग एक छुआछूत की बीमारी की तरह भी देखते हैं। तो क्या मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा आप क्लैरिटी दीजिए। इट्स अ मिथ। ऑटिज्म या ADHD, एंजाइटी इश्यूज या फिर डाउन सिंड्रोम या सेरेब्रल पैल्सी, इनमें से कोई भी ये जो डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर्स हैं, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, कंटेजियस नहीं है। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। ओके, थोड़ा सा और बताएंगे आप कि ऑटिज्म, आपने बोला ADHD, डाउन सिंड्रोम, या ये सब क्या है? थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। लेट्स स्टार्ट विद ऑटिज्म। जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो अगेन ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिजीज, ये एक डिसऑर्डर है जिसमें के सोशल बिहेवियर, सोशल कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशंस, स्पीच इफेक्ट होता है बच्चे का।
और इफ़ेक्ट होता है उनका परसेप्शन, जिस तरह से वो अपने हम और आप अपने एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं, वो उस तरह से एनवायरनमेंट से परसीव नहीं कर पाते, उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। जो इनपुट्स, जो सेंसरी इनपुट्स आपके और मेरे लिए बहुत इजी हैं, मे बी वो उनके लिए बहुत पेनफुल हो। कोई टेक्सचर, मे बी कोई टेक्सचर, कोई आवाज़, फ़ैन की आवाज़, फ्लिपिंग ये आवाज़, स्नैपिंग की आवाज़, या हल्का सा कोई यहाँ से पत्ता हिला है उसकी आवाज़ उनके लिए बहुत पेनफुल हो सकती है, जो हमारे लिए नहीं है। या घास पर चलना, कितने आराम से हम घास पे या बीच पर चल लेते हैं, बट उन लोगों के लिए वो बहुत पेनफुल भी हो सकता है। अच्छा, ओके। तो ऑटिज़म में ये सब चीज़ें आती हैं। फिर हम बात करते हैं ADHD। ADHD जो है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, और उसमें भी अगेन कई तरह का प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसमें बच्चे गिफ्टेड भी होते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एक चीज़ पर बहुत देर तक वो फोकस नहीं कर पाते। बहुत हाई एनर्जी लेवल हम लोग को फील लगे एज एन एडल्ट, हमें लगता है बच्चा बहुत शैतान है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, उसे बिठाना मुश्किल है। तो ADHD लेकिन ये में तो नॉर्मल सब बच्चों में ही होता है ना, छोटे बच्चे तो भागते हैं, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि किस लेवल पे जाके वो ADHD की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है? देखिए क्या होता है, जब हम जैसे आपने बोला कि छोटे बच्चों को भी होता है, दैट्स हाउ देयर सिस्टम इज ट्यून्ड। वो जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे उनका ब्रेन उतना डेवलप हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट से साइनेप्सिस बनते हैं ब्रेन में, बॉन्ड्स बनते हैं, और वहाँ डेवलपमेंट होता है एक्सप्लोरेशन से। बट जब आप बच्चे को चाहते हो कि ही कैन सिट एट वन प्लेस, व्हेन यू वांट हिम टू सिट एट वन प्लेस, ही सिट्स, ठीक है। जब आप है कि अभी हम खाना खाएंगे, अभी चलो कलरिंग कर दो, अभी अभी बात सुनेंगे, उस टाइम पर बच्चा बैठा है। बट ADHD में दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट जब आप चाहते हो कि बच्चा बैठे। अगर बच्चे को खुद से कुछ मन है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, या उसे कलरिंग का शौक है या ब्लॉक्स लगाना है, व्हेन ही वांट्स टू सिट ही विल सिट, अदरवाइज दे फील वेरी डिफ़िकल्ट टू सिट एट वन प्लेस। उनका अटेंशन बहुत लंबा नहीं होता है, उनका फोकस बहुत लंबा नहीं होता है, क्लास में वो बहुत देर तक नहीं बैठ रहे हैं, वो क्लास में बहुत डिस्ट्रैक्टिव रहेंगे, क्लास को अकॉर्डिंग टू द टीचर वो क्लास को थोड़ा डिस्टर्ब भी करेंगे, ठीक है, बाहर देख रहे हैं। बट एट दैट पॉइंट कि वो उनकी बाकी चीज़ों में भी उनको उनका वो वाला चीज़ इम्पैक्ट कर रहा है। अदरवाइज छोटे बच्चों में वो उनके डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहा है, बट ADHD में वो उनका बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट करने लगता है, हैम्पर करने लगता है। ओके, तो अगेन बहुत सारी इसको हम डिसिप्लिनरी इश्यूज की तरह देखते हैं कि बच्चा ज़िद्दी है या बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, वो इसीलिए कहना नहीं मानता माँ बाप का, या ये एक पेरेंटिंग प्रॉब्लम है कि जैसे लोग बोलते हैं कि सेकंड चाइल्ड है तो वो रेबेलियस होगा। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेगा कोई भी एक पेरेंट? तो वो कैसे ये समझे कि ये एक्चुअल में नॉर्मल बिहेवियर है या रेबेलियस नेचर है, या फिर ये एक्चुअल में ADHD के सिम्टम्स हैं? देखिए, जब हम रिबेलियस की बात करेंगे बच्चे का, तो वो हर चीज़ में रिबेल करेगा, ठीक है। बट व्हेन ही इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है, पेरेंट्स के पास वो रिबेलियस हो सकता है, बट कहीं ना कहीं तो ही विल बी सेटल्ड टीचर से या दादा दादी से या नाना नानी से, ठीक है। वहाँ पर वो बच्चा एटलीस्ट सुनेगा, ही विल लिसन। बट जब हम ADHD की बात करते हैं तो वो एनर्जी लेवल क्विक शिफ्ट होता है, ठीक है। डेफिनेटली ADHD के केसेस बहुत जल्दी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं अनटिल अनलेस कि स्कूल से जब आता है ना, व्हेन दे आर गोइंग टू द फॉर्मल स्कूल या स्कूल में एडमिशन के लिए गए हैं। और आजकल सभी स्कूल में एक इनफॉर्मल असेसमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशंस होता है। ओके, उसमें वो लोग उसमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान काउंसलर्स रखते हैं। हैं वो डेफिनेटली, क्योंकि व्हेन द चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू गिव अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम, नहीं कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली इधर है, वो सुन ही नहीं रहा है, ही इज़ ऑलवेज ऑन द गो, भाग रहा है इधर उधर। कई बार तो उन्हें अपना सेफ्टी एंड उसका भी नहीं होता है कि डेंजर है, दे कैन जम्प फ्रॉम द हाइट्स, ये सब भी होता है। और एंजाइटी और डाउन सिंड्रोम
क्या रहता है? देखिए, एंजाइटी की अगर हम बात करें तो एंजाइटी हम सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे होती है, बट एक बहुत ज़्यादा लेवल पर होती है कि आप वॉमिटिंग्स हो रही हैं, आप उठ नहीं पा रहे हो, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अगेन उसके लिए फिर आपको एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही होगा। तो वो ऑटिज़म के लोगों में एंजाइटी इश्यूज होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट एबल टू परसीव द information which they are getting from the environment the way we are getting, तो उनमें वो एंजाइटी होता है, बट सभी ऑटिस्टिक लोगों में नहीं होगा। ऐसे ही जितने लोग को एंजाइटी है वो आप में, हम में, किसी में भी हो सकता है, तो हम सब में ऑटिज्म नहीं होगा। गॉट इट? तो ऑटिज्म एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स डिफरेंट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर सकते हैं। मैंने अभी बोला, क्योंकि ऑटिस्टिक जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो परसीव ही नहीं कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो उनको एंजाइटी आती है। मोस्टली ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स को एंजाइटी इश्यूज होते हैं। ओके। और डाउन सिंड्रोम? हाँ, डाउन सिंड्रोम जो है ना, इसको हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा 21st जो पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, ह्यूमन क्रोमोसोम जो 21st क्रोमोसोम का जो पेयर है, ठीक है, उसमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। तो इफ द चाइल्ड इज अ फीमेल चाइल्ड तो वो XXX होगा। ओके। एंड इफ द चाइल्ड इज मेल देन XXY, one extra pair of that's interesting. Yeah, okay. So that's why जो डाउन सिंड्रोम का अवेयरनेस जो डे है वो 21st of March को ही सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज ऑफ द 21/3। और उस पर एंड क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सॉक्स की तरह शेप रहता है ना, तो we wear the different brightest socks, different kind of socks on that day. That's how we create awareness. That's interesting. Yeah. तो ये ओके, टेक्निकली तो आपने बताया, लेकिन बिहेवियरली डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? डाउन सिंड्रोम में ना फेशियल फीचर्स बहुत डिस्टिंक्टिव और डिफरेंट होते हैं। आईज जो होती हैं मंगोलियन फीचर्स, जैसे आईज छोटी होती हैं आईज, ठीक है, उनके बोन्स जो है वो शॉर्ट रहेंगे, शॉर्ट स्टेचर्ड होते हैं। टंग जो है वो हमेशा प्रोट्रूडेड रहेगा, मतलब बाहर निकला रहेगा, माउथ ओपन होता है। नेजल ब्रिज जो होता है दैट इज़ फ्लैट होता है। एंड उसमें इंटेलेक्चुअली दे कैन बी लिटिल बिहाइंड, यस, वो होता है। बट दे कैन आल्सो बी इंटेलेक्चुअली सुपर्ब, और एटलीस्ट at par. They can be little normal on the band, and वो socially they are good. ऑटिज्म में क्या होता है कि सोशली बिहेवियर उनका, सोशल स्किल्स उनके बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बट डाउन सिंड्रोम में सोशल स्किल्स अच्छे होते हैं। ऑटिज्म को पहचाना कैसे जाए? अब इसके ट्रीटमेंट में क्या कुछ इनिशियली कोई ऐसे मेडिसिन्स हैं जो दी जा सकती हैं, या पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं, या आप कैसे ट्रीट करोगे किसी भी बच्चे को? देखिए, सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन पूछा कि ऑटिज़म को पहचाना कैसे जाए, तो ऑटिज़म के जो फीचर्स होते हैं नॉर्मली 18 मंथ्स ऑनवर्ड्स थोड़ा पता चलने लगते हैं, बट क्योंकि ये सिर्फ सोशल बिहेवियर या वर्बल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, बच्चा बोल नहीं रहा है, तो हमारे इंडियन सिनेरियो में मोस्टली बच्चा जब 3 साल का होता है तब पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बोल नहीं रहा है। बट आई कांटेक्ट, बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है, अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप आवाज़ लगा रहे हैं, बच्चा नहीं सुन रहा है, बच्चा अपनी अलग दुनिया में मगन है, वो अपने टॉयज से प्ले कर रहा है और रिपीटेटिव पैटर्न्स में प्ले कर रहा है। मतलब उसने एक टावर बनाया गिराया, एक टावर बनाया गिराया, या लाइन में लगाया, फैन को देख रहा है या व्हील्स को घुमा रहा है देख रहा है। अगर आपको ऐसे कुछ फीचर्स दिख रहे हैं तो इट मे इंडिकेट कि बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। प्लस अगर बच्चे ने बैबलिंग या बोलना शुरू किया है और अचानक से उसने वो छोड़ दिया है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन कि पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि
1.5-2 साल तक तो सब ठीक था। वो बोल रहा था मम्मा पापा, बैबलिंग शुरू करी, देखता था वीडियोस में भी। हम लोग बोलते हैं कि आप तब के वीडियोस दिखाइए, तो बच्चा कर रहा है। एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टिंग लूजिंग देयर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। ओके। और फ्लैपिंग, टो वॉकिंग, ये सब, लाइक हैंड फ्लैपिंग किड्स डू लाइक दिस, या टो Yeah. पर वॉक करना, ये सब है। फिंगर प्ले है, शैडो प्लेइंग है। तो इसकी ये सब ट्रीट कैसे करते हैं? देखिए, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, डेफिनेटली सबसे पहले हमें एक असेसमेंट कराना चाहिए कि बच्चे का लेवल क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद स्टार्ट होता है अर्ली इंटरवेंशन। इसका कोई मेडिसिन नहीं है, क्योर नहीं है कि कोई दवाई आपने 1 महीना 2 महीना खाया है और वो क्योर हो जाएगा। मैंने जैसे बोला, अर्ली द बेटर। जितनी जल्दी आप इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे, चांसेस होते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी नॉर्मल लाइफ पर आ जाए। ओके, तो उसमें ट्रीटमेंट में हम अर्ली इंटरवेंशन की जब बात करते हैं तो वी डू असेसमेंट। हम सेंसरी असेसमेंट करते हैं, हम कम्युनिकेशन असेसमेंट करते हैं, स्किल्स पर असेसमेंट करते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये सब असेसमेंट करते हैं। एंड देन वी स्टार्ट थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन, इफ़ नीडेड रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेशन, इन सब चीज़ों पर हम काम करते हैं। एंड देन कम, और इसमें जो बहुत से पेरेंट्स इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं वो होता है स्पेशल एजुकेशन। ओके। पेरेंट्स को लगता है कि हम घर पे पढ़ा लेंगे, बट देयर आर स्ट्रैटेजीज कि उनको किस तरीके से, द वे दे आर लर्निंग, उस तरीके से पढ़ाया जाए उनको। तो स्पेशल एजुकेशन should be given to the individuals with, or the kids with the autism. ओके। तो अच्छा, अब अगर हम देखें तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में तो शायद स्पेशल एजुकेटर्स या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या कोई असेसमेंट करने वाला बहुत ही कम चांसेस हैं कि होगा। तो अब जनरली पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनिशियली पेरेंट्स खुद कर सकते हैं? मे बी समथिंग लाइक मेडिटेशन, डज दैट हेल्प? मेडिटेशन कैन हेल्प इन रिलीविंग द एंजाइटी। ओके। क्योंकि मेडिटेशन जो है वो काम करता है हमारे ब्रेन को। तो जो उन बच्चों में जो या इंडिविजुअल्स में विद ऑटिज़म जो एंजाइटी है ना, वो उनको थोड़ा सा हेल्प करता है। साथ में इवन म्यूज़िक, बहुत सारे राग हैं जो हेल्प करते हैं थोड़ा काम डाउन होने में बच्चों को। ओके। लेकिन फिर असेसमेंट के लिए तो फिर टियर 1 सिटी में या कहीं पे आना पड़ेगा? देखिए, आजकल क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में भी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। ओके। ठीक है, तो एक बेसिक असेसमेंट तो हो ही जाएगा। देखिए, साइकोलॉजिस्ट होंगे ही वहाँ पर, एक पीडियाट्रिशियंस भी कर सकते हैं? आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। कुछ अपने केसेस के बारे में आप बताइए कि आपके पास जो बच्चे आते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करते हो, कैसे ट्रीट करते हो? पेरेंट्स ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ा इशू है हर एक पेरेंट के लिए कि उनका कोई भी एक बच्चा ऑटिस्टिक है या किसी भी स्पेक्ट्रम में फॉल कर रहा है, तो उनकी भी लाइफ बहुत रिग्रेस हो जाती है, अपसाइड डाउन हो जाती है। तो आप कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहोगे? देखिए, जब हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो अगेन माइल्ड टू मॉडरेट टू एक्सट्रीम और सिवियर सभी आपको एक्सपीरियंस होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी हैं जो शायद मुझे एज अ थेरेपिस्ट या एज अ डॉक्टर मुझे भी पुश करता है टुवर्ड्स एक्सीलेंस कि येस आई एम डूइंग और द चाइल्ड इज़ गेटिंग बेनिफिटेड। तो वो मेरे लिए भी मोटिवेशन देता है, और डेफिनेटली जो भी ये सुन रहे हैं उन पेरेंट्स को भी वो मोटिवेशन देगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास 2-3 बच्चे ऑब्वियसली आ रहे थे जो कि प्रॉपर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोस्ड केस आए थे मेरे पास। दे वर नॉट इवन स्पीकिंग, दे वर नॉट इवन रिकॉग्नाइजिंग देयर पेरेंट्स। मम्मी को भी नहीं पहचान रहे थे उनमें से कुछ बच्चे, एंड पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत डिस्ट्रेस थे। एंड हम लोगों ने काम करना शुरू किया। ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ऐसा नहीं है कि मैंने आज बच्चे के साथ काम करना शुरू किया है तो मुझे वो 3 दिन के बाद रिजल्ट दिखेंगे। इट टेक्स एटलीस्ट अ मंथ
टू शो छोटे छोटे चेंजेस। तो स्टार्ट किया एंड अभी 2 साल के बाद पेरेंट्स मुझे शेयर करते हैं कि मैम ये हमारे बच्चे ने ओलंपियाड का, 2 बच्चों ने उनमें से ओलंपियाड दिया है एंड एक बच्चा स्कूल टॉपर है ओलंपियाड में, वर्ल्ड वाइड उसका 5th रैंक है और एक बच्चे का वर्ल्ड वाइड 6th रैंक है इन ओलंपियाड एंड इट इज़ एक्चुअली गिविंग मी गूज बम्स एंड समवेयर आई वाज आल्सो फीलिंग प्राउड। ऑफ कोर्स। तो क्योंकि मेरे हाथ के वो हैं बच्चे, तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ obviously gratification to God and to my work, वो अच्छा लगता है। और ऐसे और भी बच्चे हैं जिनको शायद स्कूल्स ने लेने से मना कर दिया था कि हम आपके बच्चों को नहीं ले सकते हैं, वो कुछ समझते नहीं, आप स्पेशल स्कूल में भेजो। एंड नाउ दे आर इन द फॉर्मल स्कूल, क्लास टॉपर्स हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं। बहुत सारे बच्चे ऑफ थेरेपीज़ हो गए हैं और पेरेंट्स मुझसे टच में हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर सेंडिंग विद द वीडियोज़, कहीं कभी कभी टैग भी करते हैं। तो ऐसी एक बच्चे का मैं केस शेयर करना चाहूँगी। ADHD विद ऑटिज़म, मतलब ADHD भी डायग्नोस्ड है बच्चे का और ऑटिज़म भी डायग्नोस्ड है। ओके। स्टेज एंजाइटी में उसको स्टेज फियर है बच्चे को, और हाइपर एक्टिविटी में उसका क्या है कि उसको अगर उसने ओपन स्पेस देखा है तो उसे भागना है, जो भी प्रैक्टिस हुआ है कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है, नर्सरी में है बच्चा, सेटल है, मेरे सेशंस में बहुत सेटल है, बाहर मॉल में जा रहे सब सेटल है। उन्होंने स्कूल में जो परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करा है सेटल। अब वो बच्चा जा रहा था किसी बड़े स्कूल में और बड़ी जगह पर, वो उनका जो भी इवेंट था स्पोर्ट्स डे, वहाँ पर उसने कुछ तो ऐसा उसको ट्रिगर किया कि उसे अपना काम नहीं करके जो भी उसको वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए दिखा, ही रैन अवे, ही जस्ट लेफ्ट द इवेंट एंड ही वाज रनिंग टुवर्ड्स अदर प्लेस। अच्छा। एंड पेरेंट्स वर पैनिक्ड। तो एंड वी वर वेरी मच श्योर कि ये करके आएगा अच्छा। मदर ने मुझे कॉल किया एंड शी वाज लिटरली क्राइंग, मैम इसने तो वहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया और अभी तो इसका एनुअल फंक्शन भी है। अब आता है एनुअल फंक्शन, बच्चे का प्रिपेयर्ड है। अब क्या होता है ना, प्रिपरेशन तो नॉर्मल हो रहा है, वहाँ पर लाइट्स है, सब चीज़ें हैं, उसने कुछ परफॉर्म नहीं किया एंड वो स्टेज पर आ ही नहीं रहा था। टीचर लेकर आई बट चला गया। देन अगेन मदर, मैम क्या होगा? आई सेड वेट, आई प्रॉमिस यू कि जब नेक्स्ट टाइम इसका फंक्शन होगा, एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट्स डे होगा, ही विल डू इट। एंड इट हैपेंड। ओके। And it happened and they shared the videos. I'm still having those videos in my phone. And अभी भी now that child is in grade 4th, अभी तक उसकी कोई भी परफॉर्मेंस होती है तो उसकी मम्मा का वीडियो आता है and she always writes thank you ma'am. तो that gives me a motivation to work towards them. ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस हैं। इसी से आई थिंक जैसे तारे ज़मीं पे मूवी आई थी, आई थिंक वो भी एक ऑटिस्टिक उसमें था। नहीं, वो बच्चा ना ऑटिस्टिक नहीं था एक्चुअली में। अच्छा। हाँ, अगर आप उस मूवी को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, देखिए ऑटिस्टिक बच्चा तो परसीव ही नहीं कर पाता है अच्छे से, उसके सोशल स्किल्स अच्छे नहीं है। उसमें वो दिखाया था लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा, डिसलेक्सिया उसमें भी, कि देखिए क्या होता है, हमारे लिए जो वर्ड्स हैं वो एक इमेज है। आप वर्ड्स को पढ़ते हो तो इट्स लाइक एन इमेज कि आपने देखा और रजिस्टर हुआ एंड यू आर स्पीकिंग इट, बट उसके लिए वो वर्ड्स जो वो इमेजेस थी वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। लाइक इफ़ आई एम प्लेसिंग माई, सपोज उनको ए में, बी में, सी, बी एंड डी में, पी एंड क्यू में कन्फ्यूजन होता है। वाई? क्योंकि अब मेरा हैंड ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, इट्स अ हैंड। उनके लिए हैंड है, ओरिएंटेशन मैटर नहीं करिए कि बी मतलब अगर चेयर सीधी है, उल्टी है, टेढ़ी है। बी और डी में सिर्फ ओरिएंटेशन, मिरर इमेजेस हैं वो। हाँ, वो मिरर इमेज है, तो उनके लिए सेम है। हाँ, तो वो उनका ब्रेन उसको डिकोड नहीं कर पाता है जो अल्फाबेट्स का है, तो वहाँ पे वो डिसलेक्सिया के लिए था।
और अब आपने उस मूवी की बात किया है, तो देखिए प्लाइट भी कह सकते हैं हम इस चीज़ को। जिस टाइम ये मूवी आई थी अवेयरनेस के लिए, जो आमिर खान का कैरेक्टर था, वो मूवी में क्या दिखाया, ही वॉज एन आर्ट टीचर, ठीक है, बट वो एक्चुअल में ही वॉज अ स्पेशल एजुकेटर। तो एक तरह से कि अवेयरनेस ही नहीं है, इवन स्कूल्स में भी अवेयरनेस नहीं है, तो एक स्पेशल एजुकेटर को, क्योंकि गवर्नमेंट से है कि आपको एक स्पेशल एजुकेटर रखना है, बट उसको काम ही किसी को नहीं पता है कि उसका काम क्या है, तो वो एज एन आर्ट टीचर काम कर रहा है, बट ही वॉज अ स्पेशल एजुकेटर व्हेन ही सॉ द एंड जब उसने देखा उस देन ही कुड फाइंड आउट कि इस बच्चे को डिसलेक्सिया है। एंड आपने देखा था ही वॉज अ गिफ्टेड चाइल्ड ऑल्सो, उसका ड्राइंग, तो बहुत सारे देखिए ऑटिज्म के बच्चे या फिर ADHD के बच्चे बहुत गिफ्टेड होते हैं। जो हमारे 8 टाइम्स आई थिंक जो ओलंपिक चैम्पियन है फिलिप्स, जो है माइकल फिलिप्स, ही इज हैविंग ADHD, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल था, एनर्जी कहाँ चैनलाइज होगी, तो मदर ने वहाँ डाला। लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें, अभिषेक बच्चन इज हैविंग लर्निंग आई थिंक डिसलेक्सिया, ये एंड ऑटिज्म में भी अगेन देखिए, क्योंकि स्पेक्ट्रम है, आपको माइल्ड से मॉडरेट टू एक्सट्रीम केसेस मिलेंगे। तो हायर फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो आइंस्टाइन है या फिर बिल गेट्स हैं, दे आर ऑटिस्टिक। हाँ, इवन आई हैव रेड एलन मस्क शायद, तो दे आर हाई फंक्शनिंग, क्योंकि दे आर वेरी गिफ्टेड, उनका IQ इज क्वाइट हाई एट द हायर एंड। तो इसका मतलब पेरेंट्स को सिर्फ बैड ही नहीं, उनके लिए ये भी समझना चाहिए कि they are so gifted that they will do something extraordinary. देखो मेरे पास ना एक बच्चा आता है, he is 10 now, when he was 2.5 he started therapies, तो उसका स्पीच लैंग्वेज सब आया, एंड मदर डिस्कवर्ड कि मैम मोबाइल के बटन से इसने म्यूज़िक बनाया है, एंड ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, शुड आई टेक हिम फर्दर इन दिस, आई सेड हाँ लेट्स ट्राई। तो उन्होंने ट्राई किया, and that child is playing professional synthesizers and it's been 5-6 years, और उसका एक YouTube का चैनल भी है। So देखिए हम जनरलाइज ऑब्वियसली नहीं कर सकते कि हर बच्चा ही मतलब ऐसे जीनियस होगा या हर बच्चा ही ऐसा नहीं होगा, बट येस इंडियन सिनेरियो में क्या होता है ना, हम लोगों को या पेरेंट्स को सिर्फ क्या होता है, एकेडमिक्स के पीछे रहते कि एकेडमिक्स एकेडमिक्स एकेडमिक्स, तो थोड़ा सा ना उससे हटकर भी दे शुड। मेरे पास एक बच्चा आता है, पेरेंट्स आर आफ्टर एकेडमिक्स की स्कूल में एडमिशन हो जाए, स्कूल में अभी फॉर्मल स्कूल में नहीं हुआ उसका एडमिशन, बट उसका आप आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट भी नहीं क्राफ्ट देखेंगे ना, लाइक हम लोग देखकर हम लोग हैरान थे। वो ना मेथी के दानों से ही मेड अ जिराफ, ओके, एंड उसने वो क्ले जो रहता है थेरापुटी या क्ले से उसने पूरा डक फैमिली बनाया था, और एनिमल से वो थोड़ा सा उसको इंक्लिनेशन है, तो उसने एक बुल बनाया है, काऊ बनाई है, एंड द वे उनका ईयर ऐसे है तो एक ईयर ऐसे है, एक ईयर ऐसे है तो ऐसे है, और उनका पॉज कैसे है कि ऐसे हैं ऐसे, मतलब माइन्यूट डिटेल, and how old is he? He's 5+, I think 7, I think he's 7, and I am always after his parents कि प्लीज़ उसको आप किसी क्रिएटिव क्लासेस में या स्कल्पचर में या इनमें डालिए, ही इज़ टू गुड इन इट, मतलब ही इज़ एक्चुअली सुपर्ब इन दैट। तो पढ़ाई चलिए ठीक है, साइड बाय साइड चलता रहेगा, एकेडमिक्स के पीछे मत भागिए, मे बी कल को वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाए, यू नेवर नो। राइट, बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत सारे बच्चों का डांस बहुत अच्छा है, कुछ बच्चे बहुत पेंटिंग में अच्छे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है बहुत सारे बच्चों में, तो मुझे लगता है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए पेरेंट्स को। लेकिन पॉइंट ये है कि अब आपके पास तो एक कंफर्टेबिलिटी है बिकॉज आप समझते हैं, अब आर्ट क्लासेस में जाएगा तो वहाँ तो एक नॉर्मल टीचर उसकी वेवलेंथ को ही नहीं समझ पाएगा, दो दे विल बी एबल टू गाइड देम इन व्हाटएवर आर्ट्स और क्राफ्ट। तो क्या हमारे नॉर्मल टीचर्स को भी कोई ऐसी ट्रेनिंग मिलती है जिससे कि वो इन बच्चों को अपनी क्लास में इंक्लूसिविटी ला सकें? देखिए आजकल स्कूल्स में बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं टीचर्स के लिए भी, जहाँ पर उनको स्पेशल जो नीड्स बच्चे हैं उनकी नीड्स को केटर करने में हेल्प मिले, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड।
तो वर्कशॉप्स बहुत होती हैं स्कूल्स में, एंड आई थिंक अभी तो बीएड में ऑटिज्म एंड स्पेशल नीड्स का कुछ कुछ टॉपिक्स भी इंक्लूड हुए हैं, हम्म, तो Okay. आई थिंक होता है Okay. एंड इट शुड। राइट। अब कुछ बात करते हैं मिथ्स के ऊपर। आई थिंक बहुत सारे ऑटिज्म को, एडीएचडी को या स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को लेके बहुत मिथ्स हैं। एक बहुत ही बड़ा मिथ जो बहुत ही प्रेवलेंट है वो ये कि मोबाइल देखने से ऑटिज्म आ रहा है। ये कितना हद तक सही है? मोबाइल देखने से ऑटिज्म हो रहा है या एडीएचडी हो रहा है ऐसा नहीं है। आजकल टर्म भी चल रहा है वर्चुअल ऑटिज्म, बट उसमें क्या है ना कि इट कैन बी अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, क्योंकि क्या है ना, जो इनिशियल ईयर्स हैं टिल 3 years बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है मूवमेंट से होता है, व्हेन दे आर मूविंग एंड एक्सप्लोरिंग द थिंग्स विद देयर ऑल द सेंसेस। ठीक है, मोबाइल से क्या हो रहा है कि बच्चों का मूवमेंट ही रुक गया है, दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट, तो इनपुट ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, एंड मोबाइल देखने से, जब भी कोई भी मोबाइल या कोई भी स्क्रीन हम देख रहे हैं, तो जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, सेरोटोनिन या फिर डोपामाइन, तो उनका सिक्रेशन बहुत हाई लेवल पे होता है, तो वो फील गुड हार्मोन्स जो कहते हैं हम लोग, तो दे आर फाइंडिंग प्लेजर इन दैट, तो उनको किसी और चीज़ में प्लेजर ही नहीं आ रहा है। तो जब वो उनका डेवलपमेंट द वे इट शुड गो वो हो नहीं रहा है, तो डेवलपमेंटल डिलेज आ रहे हैं। ओके, तो वो स्पीच को डिले कर रहा है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन को डिले कर रहा है, बट हाँ उसकी वजह से हो रहा है ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बच्चा मोबाइल देख के ऑटिस्टिक हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई रिसर्च नहीं कहती है। ओके, बट डेवलपमेंटली डिले हो सकता है, डेवलपमेंटल डिले आ सकते हैं। हाँ, ओके, और आ भी रहे हैं आजकल, तो बहुत आ रहे हैं। ओके, क्योंकि इसी तरीके से सिमिलरली आई थिंक अब से कुछ साल पहले ऐसा भी बोलते थे जब न्यूक्लियर फैमिली शुरू हुई थी कि क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, दादा दादी साथ में नहीं रहते, तो बच्चों के डेवलपमेंटल पेरेंटल इश्यूज, डेवलपमेंटल डिलेज हो गए हैं, क्योंकि पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे, दोनों मदर फादर वर्किंग है, बच्चा घर में अकेला बैठा हुआ है या एक दो दोस्तों के साथ खेला, और डेवलपमेंट जो होना चाहिए सेंसरी स्किल्स, मोटर स्किल्स, वो इनिशियल ईयर्स में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। तो क्या यही सब चीज़ें धीरे धीरे ऑटिज्म की ओर या एडीएचडी की ओर लेके जाती हैं? देखिए, पता है क्या, ये भी मिथ है कि दादा दादी या नाना नानी साथ में नहीं है तो ऑटिज्म या एडीएचडी हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बच्चा जॉइंट फैमिली में, चाचा चाची के बच्चे, दादा दादी और परदादी, अच्छा, सब मतलब भरा पूरा 12-15 लोगों का परिवार है, बच्चे में है इश्यूज। ओके, ठीक है, और मैं तो न्यूक्लियर फैमिली से हूँ, और आई थिंक जिस टाइम पर हमारे ग्रोइंग अप ईयर से तो बहुत सारी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज थी, और अभी भी इफ़ वी से 100 फैमिलीज में से मोस्टली जो है 80 वो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बट वो 80 के 80 बच्चे नहीं स्पेशल उसमें आ रहे हैं। तो अभी इसमें भी बहुत सारे रिसर्चेज हैं, पिन पॉइंटेड अभी बहुत सारी रिसर्चेस नहीं हैं, तो वो जेनेटिक भी हो सकता है, हेरिडिटी भी हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई टॉक्सिन्स या स्ट्रेस से एक्सपोजर हुआ है, उससे भी हो सकता है। हाइपोक्सिया ड्यूरिंग बर्थ, बच्चा हाइपोक्सिया यानी ड्यूरिंग बर्थ अगर बच्चा के ब्रेन को जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था, डिलेड बर्थ क्राई एक रीज़न हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एक रीज़न हो सकता है कि दे आर ट्राइंग फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। ऐसे भी केसेस होते हैं कि फैमिली वाले अड़ गए हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है, और इश्यूज आ रहे हैं, हाई बीपी हो रहा है, या डॉक्टर इज ट्राइंग कि नहीं हम सी सेक्शन करते हैं, नहीं मान रहे हैं फैमिली वाले, कंसेंट नहीं दे रहे हैं। उस केसेस में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अनफॉर्चुनेटली, इसके ऊपर भी बहुत सारी ऐसा होता है ना कि एक ये अगेन बहुत सुनने में भी आता है कि प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं या प्राइवेट डिलीवरी सेंटर्स हैं, वो लोग जस्ट टू इंक्रीज द बिल दे पुश कि जो है आप सी सेक्शन करवाइए। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि पेन नहीं होना, तो व्हाई नॉट गो फॉर पेनलेस डिलीवरी रादर देन। तो आई थिंक उसके ऊपर बहुत सारी जो डिबेट हुई, तो लोगों का अब ये मानना है कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी से ही
आपको करना चाहिए? आई थिंक आई वोंट अग्री, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ऑब्वियसली चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहेगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है कोई भी जो एक गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो ट्राई करती है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है। अगर कोई इशू आ रहा होता है ओनली देन शी सेज। और देखिए अगर पूरा एक प्रेगनेंसी का पूरा चार्ट है, ऑब्वियसली शी इज़ द बेस्ट पर्सन, देखते कहाँ इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं, देन शी से कि आप देखिए नॉर्मल डिलीवरी की बजाय आप सी सेक्शन कराएं, बेटर है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे का वेट 4 kgs है और जो लॉज है या फैमिली है कि नॉर्मल डिलीवरी, आप सोचिए 4 kgs के बच्चे में नॉर्मल डिलीवरी कैसे पॉसिबल हो पाएगा। इश्यूज आ सकते हैं। आजकल हमारा बॉडी वैसे नहीं रहा है जैसे कि आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले। राइट। एंड देखिए हर तरह का केसेस है, बहुत सारे नॉर्मल डिलीवरी के केसेस है। मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनका मुझे नहीं लगता था कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, हुआ है उनका। तो मुझे नहीं लगता कि बिल बनाने के लिए हाँ, मतलब अगेन डिपेंड्स केस टू केस। बहुत सारे लोग अगेन एक उस टाइम पर आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द सीनियर सर्जन, ही वाज सेइंग कि प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपना पूरा एफर्ट करते हो और उसके बाद जो आपने चाहा वो नहीं हो पाता, जरूरी नहीं है हो पाए, तब लोगों को लगता है कि जो बिल बनाने के लिए हमारा इतना आपने चार्ज लगवा दिया, इतने आपने टेस्ट करवा दिए। बट देन डॉक्टर हमेशा ये ट्राई करता है कि छोटी सी भी गलती से कुछ आगे ना हो जाए, बिकॉज डॉक्टर को ज़्यादा बेटर पता है कि कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है। पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को तो नहीं पता। अब वो 2 टेस्ट जो एक्स्ट्रा डॉक्टर ने कराए हैं जस्ट टू रूल आउट एक स्पेसिफिक उसके दिमाग में कोई कंसर्न है जिसको रूल आउट करने के लिए 2 टेस्ट कराए। अब लोग गूगल पे पढ़ के कहते हैं कि ये तो आपने एडिशनल हमारे इतने रुपए खर्च करवा दिए। अब मैं आपके इसी बात पर आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। अब मेरे पास 2 बच्चे आते हैं, एक गर्ल चाइल्ड है और एक बॉय चाइल्ड है। जो गर्ल चाइल्ड है वो है ऑटिज्म एंड थोड़ा सा ADHD का टच आ रहा है उसमें, ठीक है। जो बॉय चाइल्ड है वो है सेरेब्रल पैल्सी का विद डिलेड माइलस्टोन, ठीक है। मैंने दोनों ही पेरेंट्स से पूछा कि आपने आपके टेस्टिंग जो भी हम हिस्ट्री लेते हैं, तो जो गर्ल चाइल्ड की मदर है उन्होंने बोला कि मैम मेरे डबल मार्कर्स में तो कुछ गड़बड़ आई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि हमें डिटेल उसमें जाना है क्योंकि तुम्हारे डबल मार्कर टेस्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि कोई भी जैसे डाउन सिंड्रोम है या कोई एनोमली या कोई भी इशू तो नहीं आ रहा है, ब्रेन सही से फॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, हार्ट में कोई वो तो नहीं है। तो डबल मार्कर्स बहुत सारे डिसऑर्डर्स या उस डिसऑर्डर्स तो नहीं कहेंगे बट हाँ कुछ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट कर सकता है। तो उसने बोला कि मैम डबल मार्कर्स में आया था इशू। मेरी डॉक्टर ने बोला, मैं डॉक्टर के पास ही नहीं गई क्योंकि मुझे लगा फिर ये बोलेंगे कि फिर इशू है और टेस्ट कराओ, इवेंचुअली आप अबॉर्ट कर देते हैं। तो मैंने टेस्ट नहीं कराए और मैं फिर डॉक्टर के पास भी नहीं गई। द चाइल्ड इज हैविंग ऑटिज्म विद लेकिन इसका ADHD। क्या मतलब समटाइम्स वी फील कि यार लोग ऐसा इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं। मतलब सब पढ़े लिखे हैं आज की डेट में, आई डोंट नो। एंड जो दूसरा मैं आपको केस बता रही थी जो बच्चे का सेरेब्रल पैल्सी का है, तो बच्चे की मदर आती थी, कभी कभी फादर भी आते थे। तो उसके मोटर स्किल्स पे मैं काम कर रही थी कि उसकी क्रीपिंग नहीं थी, क्रॉलिंग नहीं थी, सिटिंग नहीं थी, वॉकिंग नहीं थी। तो नाउ सभी अचीव होकर हम लोग उसका सपोर्टेड वॉकिंग आ गया है, तो उसके इंडिपेंडेंट वॉकिंग पे मैं काम कर रही हूँ। तो ऐसे ही एक दिन उसकी दादी लेकर आई, तो दे आर फ्रॉम विलेज। तो दादी ने बोला, आपको पता है मैम इसकी मम्मी ने ना जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं ना वो नहीं खाई थी। डॉक्टर ने बोला था कि बच्चा वीक है, आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा। तो मदर आई, मैंने पूछा तो कहती हाँ मैम मैंने मेडिसिन नहीं खाई थी, उन्होंने बोला 3 टाइम्स खाना है। मुझे लगा कौन इतनी मेडिसिन खाए, बच्चा मेरा था वीक, डॉक्टर ने बोला था इश्यू हो सकता है, मैंने नहीं खाई क्योंकि कौन सा मुझे लग रहा था कि हमारी मम्मी ने कौन सा मेडिसिन खा के हमें बर्थ दिया है। तो मैम कहीं ना कहीं आई फील गिल्टी कि बच्चे को इशू है और बच्चे को है इशू। तो आई थिंक डॉक्टर्स की सलाह गूगल पर नहीं करिए सर्च प्लीज़,
reach out to a professional. And I think one of the motives to do this podcast was also कि किसी एक प्रोफेशनल से हम समझना चाहते हैं, क्योंकि Yes. बहुत सारे लोग, आई थिंक आपकी इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कि एक सर्टिफाइड डॉक्टर ना होके थोड़ा सा सीख लिया इधर से, गूगल से, यूट्यूब से. मैंने खुद देखा है, होपफुली आपने भी ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं बट दे आर नॉट क्वालिफाइड. They Actually, may have some experience but they are actually not trained and qualified that way. से देखिए, अगर हम एक प्रोफेशनल की बात करें, जैसे आपने बोला ना कि दे मे हैव सम एक्सपीरियंस, ठीक है. जब हम एक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं या प्रोफेशनल की बात करते हैं ना, तो जो उन्होंने थ्योरी पढ़ा होता है वो इतना डीप होता है, वो इतना डीप होता है कि अगर बच्चे ने आईज भी ऐसे किया है ना, हम पकड़ लेते हैं. द मोमेंट चाइल्ड एंटर्स माई रूम, मुझे पता चल जाता है कि इस बच्चे के मुझे किस लेवल पे काम करना है, ठीक है. और इतने हमारा इंटर्नशिप में इतनी जगह पे पोस्टिंग होती है, इतने केसेस हम अपने हाथ में लेते हैं कि वो हम ऑलरेडी इतना उसे कितना मंझ जाते हैं, ठीक है. और व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग विद द इंडिपेंडेंटली, ऑब्वियसली इतने हर रोज इतने केसेस हैं, तो वो एक्सपीरियंस ना, वो सो कॉल्ड आप एक्सपीरियंस लोग कह रहे हैं, जिन्होंने वहाँ पर बैठे बैठे अच्छा ये कराना है यूट्यूब में डाला और 8-10 एक्टिविटीज़ सीख लिया, कर लिया. कब तक आप कैसे और ना देखिए, हम एक्टिविटीज़ के थ्रू काम करते हैं, बट कौन सी एक्टिविटी ब्रेन के किस पार्ट को एक्टिवेट करेगा, स्लो करेगा. किसी बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, सीजर्स में हमें कौन से प्लेन में उसे स्विंग एक्टिविटी देना है, कौन से प्लेन में नहीं देना है. देयर आर डिफरेंट प्लेन्स ऑफ स्विंग्स. सिंगल सस्पेंशन है, डबल सस्पेंशन है, ये उन्हें नहीं पता होगा, ठीक है. ब्रेन के पार्ट्स नहीं पता होंगे, पूरा अनाटमी नहीं पता होगा, ठीक है. तो अभी तो मुझे किसी ने बोला कि दे आर गोइंग टू सम XYZ सेंटर फॉर स्पीच थेरेपी, तो मैं वहाँ तो 9वीं 10वीं के बच्चे भी बस उन्हें बता दिया ये कराओ प्लीज. क्या बात कर रहे हो? इट इज़ हैपनिंग, सीरियसली? यस, इट इज़ हैपनिंग. ऐसा भी मैंने सुना है कि एक सेंटर पे 5 पेरेंट्स आ रहे हैं सेशंस लेने के लिए, उनमें से एक पेरेंट ने खुद को अच्छा यही कराना है. एंड देखिए, अगर मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करूँ तो वी हैव n नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स. आप कभी आइए मेरे सेंटर पे, देखिए कि कितने तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं. 10-15 से ज़्यादा तरह के तो स्विंग्स होते हैं और हर स्विंग का अलग रोल होता है. वो OT के नाम पर एक वो बॉल रख लेंगे जो स्विस बॉल या जिम बॉल कहते हैं, एक लैडर स्विंग लटका लेंगे, ठीक है, एक ट्रैम्पोलिन रख लेंगे. इससे ज़्यादा तो बहुत सारी जगह पर होता ही नहीं सामान, या फिर वो पैक बोर्ड्स और वो सब रख लेंगे. वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं होता है कि आपने बॉल पे जंप करा दिया, बॉल से प्रेशर दे दिया. क्यों? आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि आप किसी के पास भी जाओ, आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन आप उस प्रोफेशनल से या जो भी पर्सन आपके बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे. इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, गो टू द पर्सन. जहाँ वो अटका, डोंट गो. मैं भी हूँ ना, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछे. इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, डोंट कम टू मी. तो प्लीज़ फाइंड अ गुड प्रोफेशनल इन योर एरिया एंड सी द क्रेडिट्स, द डिग्रीज, द सर्टिफिकेशंस, एंड किसी के भी पास मत जाइए. तो थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करो ना कि क्या डिग्रीज देखने हैं, आपने क्या किया, आपने कैसे शुरुआत करी. मे बी वहाँ से शुरू करते हैं कि आप इस लाइन में कैसे आए, और मे बी इसका क्या किया, कैसे किया. मेरा इस फील्ड में आने का पूरा क्रेडिट मेरे फादर को जाता है, बिकॉज इज़ अ वेरी लर्नेड पर्सन और उनको इस फील्ड के बारे में काफ़ी नॉलेज था. तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मेरा 12th हुआ, तो उन्होंने मुझे जब प्रिपेयर कर रही हूँ मैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे ना येलो पेजेस एक बुक आती थी, ही हैंडेड मी ओवर दैट एंड ही सेड, इस येलो पेजेस में जितने भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, कॉल देम एंड आस्क आई वांट टू डू दिस कोर्स. यू जस्ट फाइंड आउट कि क्या है, कैसे है, उनसे बात करिए.
मैंने कॉल किया सबको, उनसे इनपुट्स लिए। फिर एक ना टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एजुकेशन का ना करियर काउंसलिंग का एक कॉलम आता था, प्रवीण मल्होत्रा आई थिंक उनका नाम था। ओके। तो उनका एक ईमेल आईडी होता था, तो उन्होंने बोला तुम इनको ईमेल करो और पूछो। देन आई ईमेल्ड हर, तो उनका रिप्लाई आया। और उस टाइम पर ना बहुत नया था ये फील्ड डेफिनेटली। कितना टाइम पहले शुरू किया आपने? कब 12th किया होगा? 2000-2001 के अराउंड की बात है। ओके। तो ये तब की बात है। तो मेरे नेबर में ही दो, उस टाइम पे जब मैंने 12th किया तो दो मैम ने, दो सीनियर मैम ने ओटी का कुछ क्योस लगाया था टू क्रिएट अवेयरनेस। वो फ्रेशर्स थे एंड दे आर वेरी रिनाउंड इन आवर फील्ड नाउ, शिखा मैम एंड रिचा कपूर मैम। तो उन्होंने आई थिंक तब स्टार्ट किया था। देन माय फादर सेड कि दो फ्रेशर्स गर्ल्स ने क्योस लगाया है टू क्रिएट अवेयरनेस, देखो एंड तुम जाओ देखो। बट वो मैं नहीं गई। मुझे लग रहा था कि चलो अब एडमिशन हो गया है तो 12th का बच्चा तो थोड़ा क्या बहुत ही है होता ना, है। हाँ, तो थोड़ा सा एक अलग उसमें होता है कि अब आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, ये वो, तो ऐसे था। तो फिर ऐसे में गई एंड फिर ग्रेजुअली मुझे तो बहुत, ये MBBS आपने नहीं MBBS नहीं, किया है? इसका जो होता है वो बैचलर्स एंड मास्टर्स एंड लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेशंस होते हैं हमारे Okay. फील्ड के। तो आई डिड बैचलर्स, देन आई डिड लॉट्स ऑफ Specifically for बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल occupational थेरेपी। therapy. एंड फिर आपको जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन है सेंसरी इंटीग्रेशन में है, या ओरल प्लेसमेंट थेरेपी में है, हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स फ्रॉम, दीज आर फ्रॉम US के ही सर्टिफिकेशंस हैं। थेरेप्यूटिक लिसनिंग का है। तो इन सब में ऑटिज्म स्पेशलिस्ट का ये सब मैंने सर्टिफिकेशंस किए हैं। ओके। तो आपके फादर का ही पुश था जो आप हाँ, उनका, बिकॉज ही इज़ अ विजनरी मैन। तो Okay. Is he a डेफिनेटली, doctor? no, he is retired as a banker. Okay. But after retirement, he did his LLB and LLM. So now he's practicing in Supreme Court. So, Wow. so again, he is inspiration, touchwood to many people, to me also. Just, you should never say no, never say never wala attitude. Yes. So I have, Definitely, I think I owe many things, everything Lo- to lo- obviously. in that sense lots of people owe him, because जो बच्चे आपके थ्रू सही होके गए हैं वो भी तो उन्हीं की कृपा ही है। आप राइट, we need lot more doctors and lot more specialists like you in this society. तो वो 9th 10th वाले बच्चे जैसे आप बता रहे हो वैसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिकॉज ना कहीं देखिए, आपके पास जो भी पेरेंट आ रहा है वो एक होप के साथ आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जो होप्स वो लेकर आ रहे हैं, हम हमेशा वो 100% होप्स को फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेशंस होती है। वी आर वर्किंग विद द ब्रेन्स, ठीक है। ब्रेन हर एक And ही the entire life depends on it. एक्चुअली में, मतलब आप छोटे बच्चे के साथ कर रहे हो, उसकी तो पूरी 80-90 साल की 70 साल की जिंदगी है जो आज आप बना दोगे कि 12 14 15 साल के बाद तो ये इम्प्रूवमेंट्स करना भी बहुत मुश्किल होगा। देखिए अडेप्टेशंस आ जाती है ना, और स्लो हो जाता है। हाँ। एक तरह से वो मैच्योर हो चुका है ब्रेन। तो मुझे लगता है क्वैक्स, आई वुड कॉल देम क्वैक्स, इनके पास डिग्रीज नहीं है, जो प्रोफेशनल्स नहीं है, विदाउट डिग्री विदाउट सर्टिफिकेशंस जो काम कर रहे हैं उनका, तो आई कांट से। एक ऐसे ही क्वैक का ही मैं बात करूँगी। एक बच्चा आता है मेरे पास, तो हम लोग ना जो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, तो हमारा एक ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है, वी गिव देम वेटेड वेस्ट या वेटेड जैकेट्स या कैप्स आती हैं, बेल्ट्स आती है अकॉर्डिंग टू द नीड। तो उसका एक ना हाउ टू कैलकुलेट कि कितना वेट उस बच्चे को देना है, उसका एक फॉर्मूला रहता है। ओके, ठीक है। तो उनके घर पर कोई होम सेशन लेने के लिए सो कॉल्ड स्पीच थेरेपिस्ट, आई डाउट कि ही इज़ अ प्रोफेशनल। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपने जो प्लान लिख कर दिया था ना, मैंने उनको दिखा दिया, तो उन्होंने तो 7 kgs का, 5-6 साल के बच्चे की पीठ पर 7 kgs का वेट डालकर देवर डूइंग व्हील बैरो वॉक। मैम वो रो ही जा रहा था, एंड आई वाज लाइक कि आपके बच्चे का स्पाइन ठीक है ना?
7 किलो का, मतलब बच्चे का खुद का वेट कितना है, आप 7 किलो का वजन डाल के उसको व्हील बैरो इज लाइक कि हम लोगों ने लेग्स पकड़ा है बच्चे का एंड द चाइल्ड इज वॉकिंग ऑन द हैंड, बच्चे का खुद और का उसके ऊपर उसके 7 weight लगा kg। हुआ है। ओह माय गॉड। तो कितना रिस्क हो सकता था। एंड देन अनदर डे शी सेड कि मैम आपने प्लान दिया था तो ओरल प्लेसमेंट थेरेपी की कुछ एक्टिविटीज़ है, तो बच्चे के उन्होंने तो ऐसे कि आप लोग करते हो तो माउथ से कभी खून नहीं आया, उन्होंने कराया है तो ब्लीड कर गया। देन आई लॉस्ट माई कूल। प्लीज़ आप अपने बच्चे की लाइफ से मत खेलो। कल को किसी को भी कार्डियक का प्रॉब्लम है, न्यूरो के पास थोड़े ही जाएंगे। किडनी का प्रॉब्लम है तो आप दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, या दिल का प्रॉब्लम है तो आप किडनी के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। डेफिनेटली ना, अगर Yes. गायनेक, अगर किसी की डिलीवरी होनी गायनेक के पास ही जाएंगे ना, कार्डियक के पास जाके थोड़ी बोलेंगे डिलीवरी कर दो। दे डोंट अंडरस्टैंड। और कई बार तो मुझे ये भी रिप्लाई सुनने को मिला है, मैम क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारे बच्चे में तो इम्प्रूवमेंट है। बट वो कब तक? और वो हो सकता है प्रॉपर करते तो 90% होता, आज कर रहे हैं तो आप 10% देख पा रहे हो। देखिए पता है क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस भी पेरेंट्स का ना ऑब्वियसली हाई होना भी चाहिए, बट ना रियलिस्टिक भी होना चाहिए हर एक, है ना। देखिए अब एक बच्चा मॉडरेट लेवल पर है, ठीक है, सबसे पहले तो वो एक्सेप्टेंस की हाँ कुछ लिमिटेशंस हैं, बच्चा इस लेवल तक आ पाएगा, बाकी हमें चीज़ों को बेटर ही करना है। बट दे ऑलवेज कि मैम इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। हाँ अब पहले जैसा नहीं है, अब थोड़ा बोल भी लेता है, समझ भी लेता है, बट बाकी बच्चों की तरह नहीं कर रहा है। तो उनके लिए इम्प्रूवमेंट का मतलब है जो उसके पीयर्स हैं वो, ठीक है, कहीं ना कहीं लैक होता ही है, वो होगा भी। तो जो बच्चे का कैपेबिलिटी है, अगर बाकी किसी और, देखो आपका मेरा या मेरे सिबलिंग्स का, हम सबका कैपेबिलिटी तो सेम नहीं होगा ना, सबका डिफरेंट होगा। वो किसी चीज़ में अच्छे हैं, आप किसी में अच्छे हो। मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मेरे भाई का मैथ्स बहुत अच्छा है, मेरा साइंस बायो बहुत अच्छा है या ड्राइंग बहुत अच्छी है, आपका नहीं होगा। तो जितना, अगर उसी कैपेबिलिटीज़ में से हम 100% निकालें, आई ऑलवेज से कि अगर आपके बच्चे का ये अच्छा है तो उसमें से आप 100% एक्सट्रैक्ट करिए, बजाय उसके कि बाकी बच्चे क्या कर पा रहे हैं। बट वो ना शायद सोसाइटल प्रेशर या फैमिली का प्रेशर रहता ही है, तो टैबू तो है कि क्या होगा, कैसे करेंगे, नॉर्मल। इंडिया में एक ये है कि नॉर्मल कब होगा हमारा बच्चा। अच्छा एंड हाँ, आई ये डोंट तो थिंक बहुत कि एक हाँ आई थिंक बहुत जेन्युइन सा भी क्वेश्चन है, बट मतलब इसको आप कैसे हैंडल करते हो फिर? आई से अ कोट कि नॉर्मल इज एन इल्यूजन, व्हाट इज नॉर्मल फॉर अ स्पाइडर इज अ क्योस टू अ फ्लाई। राइट। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है वो नॉर्मल है, आपको वियर्ड लगेंगी। करेक्ट। ईटिंग हैबिट्स में भी हो सकता है, कपड़े पहनने की होता है। हैबिट्स में भी हो सकता है, बात करने के तरीके में भी हो सकता है, होता है ना। एंड दैट्स हाउ यू मेक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। यस, बहुत सारे लोग होते हैं वो कड़ी चावल में भी चीनी डालकर खा रहे हैं, आई फाइंड इट वियर्ड, दे फाइंड इट नॉर्मल। मेरी हैबिट होगी कि मैं और नमक ऊपर से डालकर खाऊंगी, आई फाइंड इट नॉर्मल, दे फाइंड इट वियर्ड। तो array of, you know, we can find array of differentiation or array of differences in habits। तो वो कुछ भी चीज़ है, बट ये है कि जो लार्ज ग्रुप में एक्सेप्टेबल है, सोशली एक्सेप्टेबल है, चलो इतना तो कर ले, चलो स्कूल तो चला जाए, ठीक है मैम, डॉक्टर नहीं। एक बच्ची का केस था, सिवियर केस था, बच्ची सिर्फ और सिर्फ खाने पर रिस्पॉन्ड करती थी और किसी चीज़ पे, मतलब आप ब्राइटेस्ट लाइट भी उसकी आईज में ना उसका रिस्पॉन्स नहीं आता था, वो सिर्फ खाने की चीज़ पे रिस्पॉन्स करती थी। डेफिनेटली मदर को था कि मैम ठीक है, नई डॉक्टर बनेगी, BA MA तो कर ले। वो रियलिस्टिक था ही नहीं, हमारे लिए था सर्वाइवल। अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर एक्सपायर हो गई हैं अभी 2-3 महीने पहले, तो अलग ही है। बट सर्वाइवल पर हमें, फंक्शनैलिटी पर, कि बच्चा जितना इंडिपेंडेंट हो सके एक लेवल पे, हमें उस बारे में सोचना चाहिए। तो इसमें तो बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव्स में भी, चाचा चाची या जो दादा दादी हैं जो साथ में रह रहे हैं, तो उनकी भी तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है। उनको कैसे, फिर क्या उनकी काउंसलिंग के लिए कैसे करते हैं आप? देखिए पहले मैंने वर्कशॉप्स किया है,
अभी समहाउ नहीं हो पा रहा है, या बहुत सारी वर्कशॉप्स होती भी हैं, नहीं भी होती हैं, और जब हमारे पास भी कोई मिलने के लिए आते हैं तो वी ट्राई टू काउंसिल, इवन इन द सेशंस ऑल्सो व्हेन दे आर कमिंग ऑन द डेली बेसिस और ऑल्टरनेट, तो वी ट्राई टू काउंसिल देम। बट ना वो टैबू और सोसाइटल प्रेशर इतना है ना कि बहुत हद तक, मतलब दे आर हैंडफुल ऑफ पीपल जहाँ पर हम लोग भी मतलब उतना सक्सेसफुली उन्हें काउंसिल कर सकते हैं। बहुत बार तो यही होता है कि अरे ये तो पढ़े लिखे लोगों के चोचले हैं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लड़के तो देर से ही बोलते हैं, अरे कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, बोल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशली जो दादा दादी नाना नानी वाली एज के हैं ना, उनको काउंसिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। करेक्ट। क्या इस पे मतलब, क्योंकि इतना सिवियर एक ये मैटर है, तो आई एम श्योर काफ़ी एनजीओज भी इस पे काम करते होंगे, तो आप ही किसी एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हो? मैंने एनजीओ में काम किया है 2 साल, अपना करियर ही मैंने एक एनजीओ के साथ स्टार्ट किया था। और वहाँ से जो पॉलिश मिला है, आई थिंक वो आपको कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल ग्रास रूट से काम करते हो, और वहाँ पे EWS के केसेस देखने को मिलते हैं आपको। वो क्या होता है? इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से जब आप केसेस देखते हो ना, अच्छा, वहाँ पे भी, क्योंकि ये भी एक आई थिंक एक सवाल था कि ADHD या ऑटिज्म यूजुअली एक मॉडरेट या एक रिच फैमिलीज में ज़्यादा देखने को मिलता है रादर देन पुअर्स। ऐसा कुछ नहीं है, उनके वहाँ पे भी होता उनके है, वहाँ भी होता है। अगेन एक मिथ ही हो सकता है, बट एक प्रेवलेंट वो है कि पुअर्स में इतना ज़्यादा नहीं होता। वहाँ पे ना स्क्रीनिंग नहीं होती है, डायग्नोसिस नहीं होता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है ना। उनके इतने सारे बच्चे भी होते हैं, देखिए, ठीक है, और उनको हर रोज़ का कमाना और खाना होता है, वो कहाँ अपने बच्चे को, बहुत हैंडफुल, उसमें से 10 में से शायद 2 लोग ही जाएंगे, ऊपर से थेरेपीज आर एक्चुअली कॉस्टली। और हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि इतना रश होता है, वो भी चाहें तो भी इतना नहीं हो पाता है, और वो भी कितना लेकर जा पाएंगे। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाना है तो टाइम चाहिए, उनको टाइम चाहिए, उनकी वो तो लेबर है, तो वेजेस पर है, इसलिए वहाँ पे डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है। वहाँ आपने जब काम किया तो आपको वहाँ पे तो बहुत कुछ यूनिक चैलेंजेस, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा यूनिक चैलेंजेस दिखे होंगे। हाँ, वहाँ पर दिखे थे, एंड बहुत ना ऐसे भी केसेस हैं कि आपको एज अ ह्यूमन आप सोचते हो कि कुछ लोग ऐसे थे, देखिए एनजीओ में या जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है, दे डोंट चार्ज एनीथिंग, है ना। तो 5-5, 10-10 किलोमीटर साइकिल से लेकर आ रहे हैं बच्चे को, ट्राई वो भी कर रहे थे ऑब्वियसली उतना। एक थे किसी शॉप पे या किसी ठेले पर डोसा बनाते थे, तो उनकी बच्ची को सेरेब्रल पैल्सी था, तो कभी उनकी वाइफ आती थी, वो रेडी को संभालती थी, कभी वो आते थे। तो वो सब है ऐसे स्टोरीज जो आपको एक टाइम पे आपको भी लगता होगा कि हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती होगी। हाँ, आती है, बहुत बार आती है, बहुत ख़राब भी लगता है कई बार, और 1-2 केसेस ऐसे भी थे कि जो सरवाइव भी नहीं कर पाए, सिवियर इश्यूज थे। तो हमारा हर रोज़ का काम है, लेकिन ह्यूमंस हैं, ऑफ कोर्स। बच्चों को कई बार मैं सिर्फ ऐसे एकटक देखती हूँ कि क्या होगा, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या होगा, और कई बार देखिए पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं ही, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि द बेस्ट थेरेपिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज अ मदर। जो माँ कर सकती है कोई नहीं कर सकता है। तो अगर माँ ठान लेना तो करना है तो करते हैं। देखिए 1-2 चीज़ें जो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ, फूड आइटम्स जो भी पैकेट फूड है मत दो बच्चों को, क्योंकि ना उनमें बहुत सारे क्या है ना, उनमें बहुत टॉक्सिन्स हैं, लोडेड है वो शुगर से। डाइज जो कि बहुत सारे रेड डाई तो बाकी कंट्रीज में बैंड है, इंडिया में अभी बैंड नहीं है। पाम ऑयल, सारी चीज़ों में पाम ऑयल है, वो हमारे ब्रेन को कर रहा है
डैमेज कर Okay. रहा है। एंड अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मदर ने ये सब चीज़ें जंक फूड और ये सब खाया है तो हु नोस। आप बोल रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा, क्योंकि दे आज आर हम देखते हैं सर्वाइविंग तो ऑन इट। जितने भी लोग हैं, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल और एक हाथ में चिप्स, सबका है, चाहे लड़का हो लड़की हो ग्रुप हो, नीचे मोमोज खा रहे हैं। उसके बिना तो उनकी जिंदगी ही नहीं है, तो आगे जाके क्या होगा। मैं तो, आपने तो सिर्फ चिप्स और उस पर किया है, मैं तो सोचती हूँ एक हाथ में सिगरेट भी होता है। हाँ, वो स्कूल भी के होता उसमें है। भी तो देखिए दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द स्पर्म एंड द एग क्वालिटी। और अगर वो इतनी यंग एज से ले रहे हैं तो मुझे तो वहां पर भी टेंशन होती है। शायद इसीलिए बोल रहे हैं कि ऑटिज्म इज अ न्यू एपिडेमिक। इट्स नॉट एपिडेमिक, क्योंकि ये एक रीजन से स्पेसिफिक नहीं है और अचानक से नहीं आया है। ये तो एक स्लोली इंक्रीजिंग है और पूरे वर्ल्ड को इक्वली मतलब इम्पैक्ट लेकिन कर ही रहा ये है। धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, राइट? इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। देखिए अगेन ये भी हो सकता है कि अभी बेटर स्क्रीनिंग टूल्स हैं, बेटर असेसमेंट टूल्स हैं, बेटर अवेयरनेस है, तो केसेस हमें और अवेयर मतलब पता चल रहे हैं। और पहले होता होगा क्योंकि उतने असेसमेंट्स नहीं होते थे, स्क्रीनिंग नहीं होता था, अवेयरनेस नहीं होता था, तो वो अनडायग्नोस्ड केसेस रह जाते हों। ओके। एंड डेफिनेटली कुछ तो बड़ा भी होगा। तो अभी इसमें दोनों ही चीज़ें हैं कि हाँ पहले से ज़्यादा देखने और सुनने में आता है। Alright. Towards the last, I think maybe if you have some advice कि घर पे एक ऑटिस्टिक चाइल्ड को कैसे रेस किया जाए, इमोशनली, फिजिकली और ऑब्वियसली मॉनिटरली भी। एक दिस इज अ बिग टोल ऑन पेरेंट्स। तो व्हाट इज योर एडवाइस टू ऑल दीज पेरेंट्स? एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए? उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए। इफ़ पॉसिबल बच्चे का विजुअल स्केड्यूलिंग पे रखें आप। बहुत सारे बच्चे अगर वर्बल नहीं हो पा रहे हैं तो डोंट रश कि वो बोले बोले बोले। उनको अल्टरनेट कम्युनिकेशन मेथड्स दें सो दैट दे कैन एटलीस्ट एक्सप्रेस इन एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, पिक्चर्स के थ्रू या आवाज़ ऐप है या कुछ टूल्स आते हैं उनके थ्रू, ठीक है। एंड नॉर्मल चाइल्डहुड दीजिए। बाहर का खाना, पैकेट फूड, ब्रेड, चिप्स, कोला, चॉकलेट, बिस्किट्स, जितना कम, जो भी पैकेट खोला और आप खा सकते हो, प्रोसेस्ड फूड। हाँ प्रोसेस्ड फूड। ये घर का घी, मक्खन ये दीजिए। नॉर्मल जो जिस तरह से हमारे दादा दादी, नाना नानी ने बच्चों को पाला है, आप वैसे पालिए बच्चों को। और एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर, दिस वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आई होप इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। एंड फर्दर इफ एनीवन वांट्स टू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस, we may even provide your details so that they can contact you. Thank you so much, and I really enjoyed talking to the topic that is very close to my heart, and I hope मैंने थोड़ा सा भी अगर इसके awareness में help अपना bit किया है तो definitely. Thank you so much. Thank you so much for having me here.